क्वेश्चन बनाए थे, बन गए, नहीं बना, देखते। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगल फील्ड है, ठीक है, और उसका रेक्टेंगल फील्ड का जो लेंथ था वो दैट इज 40 मीटर और उसका विड्थ कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो अब जो फार्मर है वो किसी पॉइंट्स, किसी एक कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर ले सकते हैं। मान लीजिए ये कॉर्नर लेते हैं, आप ये कॉर्नर लेंगे तो भी वही आएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉर्नर लेते हैं, तो ये कॉर्नर से वो चलना स्टार्ट किया, तो यह चलना स्टार्ट किया, 3.5 राउंड हुआ। तो 3.5 राउंड मतलब एक पूरा एक राउंड हुआ, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ। तो वो यहां पहुंचेगा, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, होगा ऐसा। तो 3.5 राउंड में आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे एक राउंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना होगा, जो उसका पैरामीटर होगा, और पैरामीटर कितना होगा 40 यहां से यहां गया 40, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो 40 प्लस यहां से यहां आया 20, फिर 40 और प्लस फिर 20, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 80 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। तो 120 मीटर एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 3 राउंड में कितने हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड, 3 राउंड में क्या होगा 120 इंटू 3 होगा ना, या 3.5 में 3.5 मतलब 3.5, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36 और प्लस वो मतलब ये 12 3 जा, ऐसे करें 12 5 जा कितना होता है 12 5 जा 60, तो 60 हो गया, और 60 का 0 होगा बाई 6, और ये कितना हो गया 420.0, हाँ, यानी कि 420 मीटर होगा। ये 420 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। अब ये टोटल एक राउंड मतलब 3.5 राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां ए टू बी, तो ये डायगोनल होगा उसके लिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये रूट अंडर कितना होगा, रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 400 और प्लस 1600, तो कितना हो गया रूट अंडर 20, लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए। और ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर को बाहर इसको निकालेंगे हम, तो 1600 प्लस 400 2000, अब 2000 में से आप 20 इंटू 10 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। और यहां से कितना ले सकते हैं 2√5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कितना 20√5 मीटर होगा, 20√5 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्टेंस पूरा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, उसमें है, सीट में है, देखा होगा आपने, मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मान लीजिए सपोज करें कि आप कोई दूसरा कॉर्नर लेते हैं, कोई भी कॉर्नर लें, मान लीजिए इस कॉर्नर को लेते हैं, तो भी वही होगा। कैसे, एक राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड, और उसके बाद हाफ जाना यहां, तो फिर इतना ही डिस्टेंस, फिर उतना ही ट्रेवल करेगा वो, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कोई भी कॉर्नर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा 20√5 मीटर, और डिस्टेंस भी वही होगा 420 मीटर।
ज्योमेट्रिक वैल्यू क्या मतलब? सर्कल का डायमीटर पाई आर टू थोड़ी ना होता है, डायमीटर टू पाई आर नहीं होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस टू पाई आर होता है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और डायमीटर उसका 2r होगा। ठीक है, हाँ जो भी बोलो, मान लो यही है तो क्या कहना है? ज्योमेट्रिकल वैल्यू नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मान लो 10 मीटर है, तो हम जब एक कंप्लीट राउंड करेंगे, कवर करेंगे, तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये कैसे निकलेगा? वो सर्कल का सरकमफ्रेंस से निकलेगा, तभी तो पता चलेगा हमें। क्या आप लोगों ने कभी ओलंपिक समय देखा है, जो दौड़ने वाले होते हैं, रेस में जो दौड़ने वाले होते हैं, स्प्रिंटर जो होते हैं बेसिकली, तो वो दौड़ते हैं, तो जैसे ट्रैक इस तरह का बना होता है, ऐसे ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है, और अंदर अंदर अलग अलग जो रेसर होते हैं, अलग अलग जो दौड़ने वाले हैं, उन सब के लिए अलग अलग होता है, ऐसा लाइन बना होता है, ऐसा देखा है आपने? ठीक है, तो मान लो पहला जो है वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से फिर चलना स्टार्ट करेगा। कभी देखा है आपने ऐसे? हाँ देखा है। सब इक्वल, एक बराबर क्यों नहीं होते हैं? जैसे फर्स्ट वाले को यहां दिया गया है पोजीशन, सेकंड वाले को यहां पोजीशन, थर्ड वाले को पीछे होता चला जाता है, सबको बराबर पोजीशन क्यों नहीं दिया जाता है? कोई क्वेश्चन ये माइंड में आया होगा? आया है? अच्छा, ऐसा होता हुआ देखे हैं? जो उसमें क्या है ना कि जो दौड़ने वाले हैं, जो स्प्रिंटर है वो बैठा हुआ है और उसके दूसरा जो है उसके पीछे है, तीसरा उसके पीछे है, ऐसे है वो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो है सरकमफ्रेंस जो है बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे रखना होगा, ताकि ये इसका जो सरकमफ्रेंस है ये छोटा है, तो यदि इसको यहां रखेंगे तो इसको तो कम दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यदि सेम पोजीशन पर रखेंगे तो, इसीलिए जिसका सरकमफ्रेंस ज्यादा बड़ा है उसको और आगे शिफ्ट किया जाता है, ताकि उसको उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े जितना कि सबसे लास्ट वाले को पढ़ना पड़ रहा है। इसका सरकमफ्रेंस सबसे कम है, इसलिए इसको सबसे पीछे रखा गया है, सो दैट कि जब टोटल एक सर्कल हम कवर कंप्लीट करेंगे, मतलब एक कंप्लीट राउंड कवर करेंगे, तो कंप्लीट राउंड में उतना ही डिस्टेंस होगा इसका जितना कि इसका होगा। समझ गए? तो जैसे ये डिस्टेंस होगा इसके लिए, ये तो ये कवर करेगा, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, ये कवर करेगा। तो समझ गए? इसीलिए उसको थोड़ा पीछे रखा गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन क्या था? ये बन गया है, इसको लिखने की जरूरत है कि हटा दें इसे? चलो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ को हम 4 मीटर माने थे, मतलब कोई भी एक, और इसको 3 मीटर माने थे। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का कॉमन जो कॉर्नर है कौन सा? स्मॉलर लेंथ का जो कॉमन पॉइंट है, वहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है या कोई भी आदमी चलना स्टार्ट करता है, तो कितना राउंड कवर करता है? 2 हैंड, 1 राउंड हो गया, फिर एक राउंड और ट्रेवल करेगा, 2 हो गया, और हाफ मतलब टोटल जितना डिस्टेंस है उसका आधा, तो कितना है? 3 + 5 + 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल लेंथ ऑफ 1 राउंड, टोटल लेंथ 1 राउंड का कितना होगा? 3 + 5 + 4, तो ये कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर हुआ। तो जब 2 राउंड कवर करेगा तो 12 × 2
हाँ, तो 2 and 5 राउंड लेने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस कितना होगा? बराबर 12 इंटू 2.5 होगा ना, तो कितना आएगा? 30। तो ये हो गया 30 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हुआ है। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 3 और प्लस 3, ये डिस्टेंस 3 है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस भी 3 है, इस पॉइंट को बी मानते हैं, तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा, होगा ना, तभी तो 6 होगा और तभी इसका हाफ डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना। ठीक है, तो अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये निकालना है। तो ये लेंथ निकालना है, ए से बी का दूरी निकालना है। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ? ये डिस्टेंस 30 इसलिए क्योंकि देखिए टोटल कितना, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12 मीटर, और उसको 2.5 राउंड जाना है। ठीक है, तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर 2 राउंड कंप्लीट हुआ, फिर कहां पहुंच गया वो? अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोजीशन पहुंचा, तो 2 राउंड में अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचा, तो हाफ राउंड में कहां पहुंचेगा? हाफ राउंड मतलब पूरा का पूरा जितना लेंथ है उसका आधा। ठीक है, तो पूरा लेंथ कितना है, तो हाफ कितना होगा? तो ये तो 3 है ही, तो बचा ये 3। समझ गए? तब ना ये पोजीशन ही तो उसका हाफ राउंड होगा। तो ये 3 और ये 3, क्या हमारे पास 2 साइड्स हैं? ठीक है, तो हम जैसे ये एंगल निकाल सकते हैं क्या हम लोग? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा बराबर 4/3 होगा ना। ठीक है, तो 3/, अब जैसे ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ पता है, तो क्या ये लेंथ निकाल सकते हैं? क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल दिख रहा है और आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका 2 साइड इक्वल हो। तो ये 3 है और ये 3 है, 2 साइड से इक्वल हो गए, तो क्या ये साइड निकल सकता है? बोलिए, ये एंगल कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये पूरा ना होगा, ये पूरा ना राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ भी 3 है, तो अब समझ सकते हैं कि ये लेंथ बराबर ये लेंथ है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या कहानी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या है कि जैसे ये लेंथ के बराबर है, तो ये एंगल के भी बराबर है, और ये बच गया मान लीजिए थीटा, तो थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना? 180। तो अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो टैन, इसमें हम टैन थीटा ले रहे थे, तो 4/3। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा नहीं, यहां थीटा लीजिए, थीटा, तो टैन थीटा बराबर 4/3 आया। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? टैन इनवर्स क्या होगा? 4/3 होगा। अब आइए, ये एंगल तो हमारा निकल गया, थीटा निकल गया, तो अल्फा, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि 2 अल्फा, अल्फा यहां से निकालना हो तो क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस टैन इनवर्स 4/3/2 लिख सकते हैं। ये एंगल होगा इन दोनों का, होगा ना। अच्छा, और ये इक्वल लेंथ है, तो ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 होगा, तो ये लेंथ कितना हो सकता है? निकल सकता है, एक फॉर्मूला है ना ट्रायंगल का, एक साइड निकालने का तरीका है ना, भूल रहा है वो, पाइथागोरस थ्योरम से तो ये निकल जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम तब अप्लाई करेंगे ना जब ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए बी सी, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल हमको पता है। आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो tan अल्फा का वैल्यू यदि इतना होता है तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 53 डिग्री हो जाता है।
ठीक है, 53 डिग्री निकल जाता है वो। तो 53 डिग्री यहां पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 53/2, तो बराबर कितना हो गया 90 माइनस ये कितना आ जाएगा, आप इसको कट करेंगे तो 26 नहीं 26.5 आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, 26.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 27 गया, कितना आएगा बताइए, 90 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, और यहां पर यानी कि 62.5 आएगा। ये एंगल हो जाएगा 62.5, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा 53। ये एंगल निकल गया और उससे हम ये लेंथ भी बाद में निकाल सकते हैं। बाकी यहां रहने दीजिए इसको और हम आगे डिटेल में अच्छे से करेंगे। आगे जब इसके फार्मूला वगैरह सब हम लोग को यूज करने आएंगे तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इतना होगा, ठीक है, ये लिख लीजिए इसको। एंगल निकाल लीजिए और डिस्टेंस लिख लीजिए। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने जो एक रिलेशन दिखा था, एक एग्जांपल, जैसे ये पोजीशन ए है जिसको हम लोग होम बोल रहे थे, ठीक है, और एक यहां पर पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग बी यानी कि स्कूल बोल रहे थे, याद है, ठीक है। तो एक पाथ इस तरह से ऐसे ट्रेवल करता हुआ ऑब्जेक्ट गया था जिसको हम लोग क्या बोले थे, पाथ फर्स्ट बोले थे, और इसका लेंथ कितना था 15 किलोमीटर था ना। कितना डिस्टेंस लगा था, कितना टाइम लगा था इसको ट्रेवल होने में, लिखा था मैंने शायद 3 आवर्स लिखा था, और एक सेकेंड पाथ है, पाथ सेकेंड, इसको ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस लगा था, बोलिए 20 किलोमीटर, ठीक है। और एक स्ट्रेट पाथ था, इसको हम लोग पाथ थर्ड लिए थे जिसको 10 किलोमीटर लगा, और डिस्टेंस टाइम कितना कंज्यूम हुआ था इसको कवर करने में, नहीं लिखा हुआ था। देखिए यहां पर सपोज इसको 3 आवर्स लगा, इसको 1 आवर्स लगा, और इसको सपोज 2 आवर्स लगा, ठीक है। सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि पार्टिकल मतलब हम लोग क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एक बच्चा है वो ए पॉइंट से घर से चला अपने स्कूल के लिए, ठीक है, तो उसने पहला पाथ ट्रेवल किया, तो पहला पाथ का लेंथ कितना है 15 किलोमीटर, उसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा 3 आवर्स, ठीक है। और सेकंड पाथ उसने जब ट्रेवल किया उसका पाथ का लेंथ था 20 किलोमीटर और उसको ट्रेवल करने में लगा टाइम 2 आवर्स, ठीक है। और एक थर्ड पाथ पे गया, तो वो थर्ड पार्ट ए से बी गया, तो पाथ थर्ड में उसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर और उसको ट्रेवल करने में जो समय लगा दैट इज 1 आवर, ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं कि डिस्टेंस, जैसे स्पीड कैसे डिफाइंड होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम elapsed, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लगा उसका रेशियो। तो जैसे मान लीजिए 4 पाथ फर्स्ट की बात करें, पाथ फर्स्ट का, तो पाथ फर्स्ट के लिए यदि हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमें पता है डिस्टेंस कितना है पाथ वन के लिए 15 किलोमीटर, तो स्पीड पता करना होगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 15 किलोमीटर, टाइम इस 15 किलोमीटर को अचीव करने में कितना समय लगा 3 आवर्स, तो इसीलिए ये कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा 5, तो ये होगा 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ेगा और टाइम लैप्स घटेगा, मान लीजिए कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और यदि मान लीजिए कि ज्यादा समय लग रहा है डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मतलब
स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा समय लग रहा है, उस केस में टाइम ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, स्पीड डाउन हो जाएगी। कैसे? देखिए, स्पीड बराबर क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यदि घटेगा तो स्पीड घटेगा, यदि टाइम बढ़ेगा तो भी स्पीड घटेगा। समझ पा रहे हैं? और यदि मान लीजिए कांस्टेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर ही है, स्पीड जो हमको निकालना है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर ही है, लेकिन टाइम जो है 3 आवर्स से बढ़ करके 5 आवर्स हो गया, तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे से बढ़ेगा तो मीन वैल्यू घटेगा। जो मेरा मीन वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के होने बढ़ने से घटेगा। इसीलिए आप सोचिए कि डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन पहली बार 2 आवर्स लगे, अगली बार अब 3 आवर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि पहले बार से ज्यादा समय लगा, इसलिए स्पीड कम रहा होगा। ठीक है, अब इस सेकेंड केस में देखते हैं। फॉर पाथ सेकेंड पाथ के लिए हम बात करें स्पीड का, तो इसमें स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल आकर 10, तो ये आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए कि पाथ वन में जो स्पीड है पार्टिकल का, पाथ 2 के स्पीड से कम है। रीजन क्या लग रहा है? जबकि पाथ 2 बड़ा है। ठीक है, तो स्पीड, क्योंकि रेशियो है किसका? डिस्टेंस बाय टाइम का, तो इसमें डिस्टेंस कम है, पाथ 2 में डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन पाथ 1 में टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, पाथ 2 में टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, इसीलिए स्पीड बढ़ गया। समझ गए? तो स्पीड बेसिकली कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा? 2 बेसिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है? पार्ट थर्ड में डिस्टेंस तो बहुत कम है। पार्ट थर्ड में यदि हम स्पीड पता करें तो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, और उसको ट्रैवल करने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है दैट इज 1 आवर हो रहा है ना। तो ये कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पाथ 2 और पाथ 1, सॉरी पाथ 2 और पाथ 3 का स्पीड सेम है क्या? पाथ 2 और पाथ 3 का स्पीड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को, यदि पाथ 1 और पाथ 2 और पाथ 3 की बात करें, तो दोनों में बॉडी का स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर था। हो सकता है कि पाथ 1 में बॉडी कहीं रुका नहीं होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा होगा। हो सकता है कि पाथ 2 में कहीं रुका भी होगा। तो हम बात करते हैं स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है ये कौन सा स्पीड होगा? ये होगा एवरेज स्पीड। तो इस एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या हुआ? एवरेज स्पीड का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हम यहां से चले, मेरा इनिशियल पोजीशन है ये, यहां से हम चलना स्टार्ट किए, बीच में हम कुछ सेकंड के लिए रुके, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए हम रुके यहां पर, और फिर चलना स्टार्ट किए, और फिर यहां पर 1 सेकंड के लिए रुके, और फिर फाइनली हम अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच गए। तो फाइनल पोजीशन पे मान लीजिए वहां से यहां का दूरी मान लीजिए 50 मीटर है, सपोज 50 मीटर है, तो 4 सेकंड के लिए हम यहां रुके, 2 सेकंड के लिए हम यहां रुके, टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ दैट इज 16 से मान लीजिए 10 सेकंड हुआ। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। टाइम कंज्यूम, टाइम इलैप्स कितना हुआ? टाइम इलैप्स कितना हुआ? 10 सेकेंड हुआ ना, जिसमें से कुछ टाइम आइडियल भी रहा। तो एवरेज स्पीड जो है वो आइडियल टाइम को अलग नहीं करता, वो उसको एवरेज में ही जोड़ता है। तो यहां पर हम एवरेज स्पीड और सिंपली स्पीड लिखें तो क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 50, टाइम इलैप्स कितना है? 10, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसमें जब जब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है कुछ सेकंड के लिए आइडल था, आइडल मतलब रुका हुआ था, रेस्ट पे था, तो उस सेकंड को भी उसने काउंट
किया है और उसके बाद उसने डिस्टेंस से डिवाइड किया है उसको। तो यहां पर ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हो सकता है कि बॉडी बीच में कहीं रुका भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो चलता रहा होगा, बीच में कभी रुका भी होगा, ठीक है। तो उस बीच में बॉडी रुकेगा, समय लेगा, उसके बाद चलेगा, तो भी उन सारे टाइम को हम काउंट करेंगे और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिलेगा, ठीक है। उसमें बॉडी रेस्ट में भी रह सकता है बीच में, या बॉडी मोशन भी कुछ ज्यादा स्पीड से भी किया होगा। जैसे मान लीजिए कि बॉडी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसका तो स्पीड बढ़ गया तेजी से, तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो स्पीड था u, वो सपोज 10 मीटर पर सेकेंड था, और कुछ देर के बाद आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड जो हो गया उसका v बराबर सपोज 20 मीटर पर सेकेंड हो गया फॉर 5 सेकेंड, और ये था 2 सेकेंड के लिए। अब बात को समझिए, क्या हुआ, इनिशियली पार्टिकल जब चलना स्टार्ट किया तो उसका स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए वो मेंटेन रखा उस स्पीड को, 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड को उसने कितने देर के लिए मेंटेन रखा, 5 सेकेंड के लिए मेंटेन रखा। तो आप ये सोचिए कि यदि हम इस तरह से देखें तो 2 सेकेंड के लिए पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड के बाद जो उसका स्पीड हो गया वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितना सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। तो आप आपसे यदि v एवरेज पूछा जाए, एवरेज स्पीड को हम लोग एवरेज ऐसे दिखाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये 10 + 20/2 एवरेज निकालने के लिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड के एवरेज स्पीड से पार्टिकल चला। समझ गए। अब ये जो है, ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग अलग जो है वो 5 सेकेंड के लिए 4 सेकेंड का चला, लेकिन एवरेज कितने स्पीड से चला, हाँ एवरेज। टाइम नहीं करेंगे ना, वही तो हम बता रहे हैं, टाइम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसे भी सोचो, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम डिस्टेंस बाय टाइम, यहां पर जो हम 10 ले रहे हैं और 20 ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं या स्पीड ले रहे हैं, स्पीड है। अच्छा, स्पीड को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय मीटर बाय सेकेंड। लेकिन यहां पर क्या है, v बराबर, यहां स्पीड है और बाय टाइम करेंगे तो स्पीड का है मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं समझे, समझना है, देखो ध्यान से, देखिए स्पीड कहलाता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या हम यहां पर जो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ये भी तो स्पीड ही है, तो क्या यहां पर जो 10 और 20 लिखा है ये स्पीड है या डिस्टेंस है, हा? अरे यहां देखो ना, 20 मीटर पर सेकेंड से चला, 10 मीटर पर सेकेंड से चला, स्पीड है। तो स्पीड बाय टाइम हम नहीं करेंगे, यदि हमको स्पीड निकालना है तो स्पीड बाय टाइम कैसे करेंगे, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे ना। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। यदि हमको स्पीड एवरेज स्पीड निकालना है तो हमारा एक और कंडीशन है कि हम सारे स्पीड्स को ऐड कर देंगे और बाय उसको उतने जितने नंबर ऑफ स्पीड्स वहां पर थे वेरिएशंस में उसको डिवाइड कर देंगे, उससे भी हमारा एवरेज स्पीड निकल सकता है। क्योंकि यहां पर 2 थे इसलिए 2 से डिवाइड हो गया, 3 होते 3 से डिवाइड करते, उसका मीन वैल्यू निकालते एक तरह से। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसका 2 का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, यूनिटलेस होगा, और इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड वही रह जाएगा इसका स्पीड। हम लोग को फिजिक्स में इसका यूनिट का भी ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन उसी पर डिपेंड करता है।
तो यहां पर हमने क्या रखा है ना, यहां तो 10 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 20 से चला, ये डिस्टेंस थोड़ी ना ट्रेवल किया 2 सेकंड के लिए, इसने तो स्पीड ही मेंटेन रखा। तो उस केस में हम एवरेज इस तरह से निकालेंगे। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन करो। वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है? जैसे स्पीड डिफाइन कैसे होता है, वो डिस्टेंस बाय टाइम है, तो वेलोसिटी v डिफाइंड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसमें भी वही चीज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है इसमें। इसमें डिस्टेंस से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को ध्यान क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल लेके हम लोग समझे, जैसा इससे पहले हम लोग किए थे, ये पोजीशन ए है, मान लीजिए ये पोजीशन बी है, और ये पाथ फर्स्ट है। तो पाथ फर्स्ट में मान लीजिए 15 किलोमीटर था और 3 आवर्स इसको लग गए ट्रैवल करने में। सेकेंड केस में जो हम लोग ले रहे थे, ये पाथ 2, ठीक है, पाथ 2 है ये, और इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम कंज्यूम हुआ 3 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। और ये पाथ थर्ड, और यहां पर 10 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 1 आवर, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, ध्यान ये देना है कि हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है। तो फॉर पाथ फर्स्ट के लिए यदि हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ 1 के लिए, डिस्प्लेसमेंट ए से बी के लिए क्या होगा, वेरी गुड, 10 किलोमीटर होगा, और टाइम कंज्यूम कितना होगा, 3 आवर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/3 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यहां ये कि पाथ कोई भी ट्रैवल करे, यदि वो शॉर्टेस्ट पाथ है तो वही ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं भी है तो हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, मतलब हमको पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, हमको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। उनके बीच का शॉर्टेज जो लेंथ होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट वो जो ट्रैवल करने में टाइम लगा वो तो ये 3 आवर्स है, क्योंकि ये पाथ ट्रैवल किया था वो। अब सेकंड केस में क्या होगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो फॉर पाथ सेकंड पाथ के लिए भी हम यदि वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा 10, और इसमें जो टाइम कंज्यूम हुआ कितना, 2 आवर, तो ये आ जाएगा कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फॉर पाथ थर्ड, जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट वाला भी लेंथ है वो, तो यहां 10 किलोमीटर बाई 1, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें ध्यान दिए देना है कि इसमें नोट पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी या कह दे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल of a body does not depend on the path traveled by the body. It depends only on the initial and final point position of the body. समझ पाए? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड किस चीज पे नहीं करेगा, पाथ कौन सा ट्रेवल हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा,
पाथ कोई भी ट्रेवल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सिर्फ किस चीज से मतलब है उसको, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। यदि मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और यहां इसका फाइनल पोजीशन हुआ, दैट इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहां है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the particle is called magnitude of displacement। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के पास क्या क्या होंगे, हाँ हाँ, तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा होगा ना, और उसके पास क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसके पास। अभी जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेस्ट लेंथ, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायरेक्शन की बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पाथ ट्रेवल करे या थर्ड पाथ या फर्स्ट सेकंड पाथ करे, जब भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कॉमन होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। हाँ, ये पाथ और ये पाथ का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकेगा कब, जब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग होगा, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग होगा। तो अलग अलग इनिशियल फाइनल पॉइंट के अलग होने से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, समझ गए। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर। इसीलिए चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है, इसीलिए स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। और वो डायरेक्शन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेक्टर कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को ये समझना है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस बनाइए, फिर इसको लिख लीजिए, और कोई डाउट है तो बोलिए, और फिर क्वेश्चंस बनाइए सीधे।